आइए मिलकर कुछ पास्ट क्वेश्चंस को देखते हैं इस तैयारी सीरीज में फिर से। और जब तक मैं प्रकट होऊंगा आप उस रिस्पेक्टिव चैप्टर को खोल लीजिए जो यूट्यूब में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दिख रहा होगा। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन 5 पढ़ना शुरू करो बच्चों और लिखो इमूवेबल प्रॉपर्टी। स्टार्ट रीडिंग। इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिड यू गेट द डेफिनेशन? बोलो बच्चों। 5, फिर 9 में आओ सब कोई। गुड फेथ, अभी दोनों करोगे, चलो अभी दोनों करोगे, ताजा ताजा पड़ा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट लिखो 9 को भी। 9 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 12 गुड फेथ, खुश हो जाओगे, पूरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। चलो क्लास वर्क हम भी देगा आपसे, चलो करो। 12 इज ऑल्सो गुड फेथ। 9 एंड 12 गुड फेथ पर है। 5 इमोरल प्रॉपर्टी। पता है क्या काम करना चाहिए? कॉपी में जहां गुड फेथ का डेफिनेशन लिखे हो ना, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 12 के स्टडी रेफरेंस दो, डबल एंट्री करने का। जहां कॉपी 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 में गुड फेथ मेरे बोलने पर दबाव में आके आपने जगह क्रिएट किया था ना, वहां क्या लिखना चाहिए बताओ? रेफर 9 एंड 12। स्टार्ट डूइंग इट।
आइए दिखाता है आपको एक चीज, लेआउट कर दे बाबू, लेआउट कर दे। इमोल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन का शॉर्टकट क्या, LBTP। ये पूरे बैच का राइट हो जाता है, इट इंक्लूड्स, और रट लिए हम लोग मिलके, दबाव में आके रटे हैं, बोर होके रटे हैं, LBTP। तो डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है बिकॉज यहाँ पे वर्ड इंक्लूड लिखा है, ठीक है। फिर मेरे मुंह से एक बात निकला था, ये वापस समझाने का दरकार नहीं है, टाइम वेस्टेज है। इट कंटेन्स 4 एलिमेंट्स, ऊपर तो लिख ही दिए थे 4, बार बार क्या लिखना है। अब इसमें एक बात बता रहा है कि जैसे हम टोपा एक्ट का रेफरेंस दिया था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डेफिनेशन ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी ना नेगेटिव सेंस में दिया हुआ है, तो उसी को इनडायरेक्टली सुना के लिखा है कि वेयर इन एनी लॉ डेफिनेशन इज गिवन इन द नेगेटिव सेंस, मिला वर्ड, एंड नॉट इन डिटेल। आप समझ में आ रहा है, नेगेटिव एंड नॉट इन डिटेल, then the definition given in general clauses act will apply to the expression। तो इसीलिए यहां पर हम लोग उसको भी लिख दिया है, टोपा एक्ट की बातों को भी, कि टोपा एक्ट में भी इनडायरेक्टली क्या अप्लाई करने वाला है। सो एक्स सोल्ड अलोंग लैंड अलोंग विद हिज टिम्बर, तो टिम्बर तो हो गया आपका मूवेबल, लैंड क्या है भाई, इमूवेबल। सो देयरफॉर ये चीज हमारा हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 5 वाला से लड़ गया। अब बोलो 5 में प्रॉब्लम था, नहीं भूल गया बेसिक चीज, जब कोई डेफिनेशन को इंक्लूड लिख दिया मतलब बहुत और भी चीजें आती होंगी पर ये तो है ही। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, इट मींस अपार्ट फ्रॉम दिस एनीथिंग व्हिच कैन फॉल विद इन द एम्बिट इज आल्सो कवर्ड। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग का मतलब भूल गए, ये तो है ही कवर्ड, और चीजें भी आ सकती है, तभी तो हम लोग बोलते हैं इट इज एक्सटेंसिव। एग्जॉस्टिव दोनों का स्पेलिंग ई से शुरू होता है, तो इसको एग्जॉस्टिव थोड़ी लिखा गया है, नॉट एग्जॉस्टिव लिखा गया है। आप समझ गया, तो इट इंक्लूड्स का मतलब ये मत समझ लेना ये 4 चीजें होती है, वो तो हम वो शॉर्टकट याद कराने के लिए बार बार बोल रहे हैं, LBTP। समझ में आ रहा है आपको, तो रिमेंबर दिस दैट इमोरल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स दिस, और ये टोपा का डेफिनेशन भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया इनडायरेक्टली कि किसी एक्ट में अगर नेगेटिव डेफिनेशन दिया है, नहीं सर आप बचपन में बोले थे ना कि जब डेफिनेशन किसी एक्ट में दिया रहता है वही फॉलो करना है, पर इसमें एक बात इन लोग चला के लिख दिया, किसी एक्ट में अगर नेगेटिव डेफिनेशन दिया हुआ है और वो डेफिनेशन उतनी क्लियर नहीं है तो जनरल क्लॉजेज एक्ट के डेफिनेशन को फॉलो करिए। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 ऐसा शायद साल, उसमें डेफिनेशन ऐसा ही हालत में है, नेगेटिव है। उसमें पता है क्या लिखता है, इमोरल प्रॉपर्टी डू नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग क्रॉप्स, ग्रास, जबकि हम लोग यहाँ क्या पढ़े थे थोड़ी देर पहले, स्टैंडिंग क्रॉप्स भी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ऐसा क्यों फॉलो किए जबकि टोपा एक्ट में डेफिनेशन दिया हुआ था, क्योंकि यहां लिखा हुआ है जनरल क्लॉजेज एक्ट में, किसी लॉ में अगर डेफिनेशन दिया है, नाम क्या दिया है पर डेफिनेशन नेगेटिव है और एग्जॉस्टिव नहीं है, देन द डेफिनेशन गिवन इन द जनरल क्लॉजेज एक्ट विल अप्लाई। विल यू रिमेंबर दिस एवरीवन? 5 में कोई को प्रॉब्लम है अब किसी को? डिफाइन नहीं किया, लिखता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में इमोरल प्रॉपर्टी डू नॉट, कोई डेफिनेशन में लिखा हुआ है इमोरल प्रॉपर्टी डू नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग क्रॉप्स, ग्रास, टिम्बर। तो आप बताओ, डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, बस लिखा है क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है, तो आदमी समझेगा कि आखिर इमोरल प्रॉपर्टी है क्या, तो बोले ये वाला फॉलो करिए। फिर टोपा एक्ट का डेफिनेशन फॉलो नहीं होता है टोपा एक्ट पढ़ने के समय भी, वो डेफिनेशन क्योंकि इनकम्प्लीट है। सो व्हाट इज इंटरप्रेटेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी इवन इन जनरल क्लॉजेज एक्ट, सॉरी इवन इन ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, कौन से डेफिनेशन का प्रयोग किया जाता है? LBTP। ठीक से बोलो, ठीक है। 9 नंबर, 9 नंबर में कोई को प्रॉब्लम हुआ है? कोई बोला 2 अलग सी, अब समझ गया ना। 9 नंबर में क्या था, परचेज करना चाह रहा था, ओनर्स स्मगलिंग में थे के परचेज कर लिया विदाउट मेकिंग प्रॉपर इंक्वायरी, बोका कहीं का। पर अब तुमको बेवकूफ कैसे बनाया पता है उसको, तुम लिखे वो सर ऑनेस्टली काम किया है, ये लाइन देखो पहले तो, हेल्पिंग लाइन, ये कहां से हम कॉपी किए हैं, ये वहीं से है, कहां से है? अरे वो मेरा 1 2 3 4 5 पैराग्राफ्स नहीं था एग्जाम में, ये शुरू मत करना इन द इंस्टेंट केस, आई डिडंट लाइक द आंसर, ये तो इंस्टीट्यूट का ही आंसर है भूल से, पर ऐसे कभी आंसर शुरू नहीं होता, आप लोग जानते हैं ना, पहले वो मेन थ्योरी डालो फिर इन द इंस्टेंट केस डालो। तो लिखो रेफर marked answer of definition of GF, गुड फेथ का जो मार्क डेफिनेशन में 5 पॉइंट्स मैंने ब्रैकेट किए थे ना,
ओके हाँ बाबू, नहीं माना जाएगा। कहाँ लिखा है? एक मिनट, भूल गया तुम लोग कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन सा डेफिनेशन ऑफ गुड फेथ अप्लाई करना होता है? तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहा है ना, परचेज सेल का। हाँ, तो वो बात भी जीसी एक्ट के अंदर ही लिखा है ना कि ऐसे तो जीसी एक्ट में डेफिनेशन ये है, but sometimes when the specific definition is given or depending on the circumstances of the case we have to follow another definition। अच्छा हुआ करवा दिए क्वेश्चन। तुम लोग ज्यादा लकीर का फकीर हो गया सर। यहाँ तो आप ही का पूछा है ना जीसी एक्ट का डेफिनेशन। वो जीसी एक्ट का डेफिनेशन 1 था। जीसी एक्ट का फर्स्ट डेफिनेशन, कॉइन के कितने साइड्स होते हैं? तो डेफिनेशन जीसी एक्ट एक कॉइन है। जीसी एक्ट का गुड फेथ का डेफिनेशन एक कॉइन है। कॉइन का एक रूप क्या बोलता है? ऑनेस्ट परचेज मेड वेदर नेग्लिजेंटली और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कॉइन का दूसरा पोर्शन क्या बोलता है? डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, लाइक इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ऑनेस्ट परचेज प्लस प्रॉपर इंक्वायरीज बिफोर परचेजिंग। लिखो, अच्छा हुआ पूछ लिया तुम लोग। लिखो, दोनों डेफिनेशन समझाना है, लिखो आंसर में। तो जीसी एक्ट के अंदर इनडायरेक्टली दोनों ही है। वो बोलने के समय मेरे मुंह से निकल जाता है कि जीसी एक्ट वाला डेफिनेशन ये है, पर अब हम अपना वर्ड्स को चेंज करता है। दोनों ही डेफिनेशन जीसी एक्ट के हैं। सर्वप्रथम उनके प्योर डेफिनेशन को पढ़ के लगेगा अच्छा ऑनेस्टली हो जाए तो काम चल जाता है, चाहे बोका है आदमी तो भी। पर बाद में पता चला ऑनेस्टली शब्द हालात के अनुसार मॉडिफाई होगा एंड डिलीजेंटली शब्द भी जुड़ेगा। तुम लोग हम वापस डबल एंट्री करने बोल रहे हैं, भूल जाएगा। जहां डेफिनेशन है ना वहां लिखा है रेफर क्वेश्चन 9 एंड 10। जहां कॉपी में लिखा था वहां भी लिखा है ट्रिपल एंट्री करो, रेफर क्वेश्चन 9 एंड 10। बाई चांस घर में फैन चलता है, तेज चलता है, पन्ना पलट जाए तो दूसरे पन्ने पे भी दिख जाए। वही 10 + 2 12, पूरा सुनो। रेफर 9 एंड 12। ओके। Did you get it? हिंदी लाइन जरूर लिख दो, आंसर क्या याद नहीं रहेगा 1 महीना बाद। हम एक्सपर्ट है, आप जानता है। दोनों डेफिनेशन डालना है, वरना कोई फ्रेंड आइडिया दे देगा। पीजी हॉस्टल में जब होते हैं ना, या आपके घर में कोई सेल्फ स्टडी के लिए आ जाते हैं ना लोग, आंटी से मैगी बनाना, हम भी आ रहे हैं, और फिर मैगी खाने के बहाने आपका जीवन को मैगी बना देगा। देख यहाँ पे देख, क्लियरली लिखा है जनरल क्लॉजेज एक्ट। तुम बोलेगा हमारा सर 2 बोला है, मेरा सर का सुन तुम और फेलो, क्योंकि जनरल क्लॉजेज एक्ट लिख दिया तो पहला डेफिनेशन लिखना है। अरे जीसी एक्ट के अंदर ही लिखा था सम टाइम द डेफिनेशन डू नॉट अप्लाई if it is given in other acts, and even if it is given in other acts but if the circumstances are different। याद आया आपको? तो वो लाइंस आंसर में डालने का आदत डाल लो। एनआई एक्ट लिखवाए थे ना, होल्डर इन ड्यू कोर्स, राइट। पर अब एनआई का देगा नहीं क्योंकि इंटर से हट गया, और अगर दे तो मेरा पढ़ाया हुआ है, हम सेफ है दोनों तरफ। 12 में आ जाओ, सेम है, नहीं पढ़ाएंगे सर। आप टीचर, आप तो कर ही सकते हैं ऐसा बदमाशी, पढ़ के देखो। बोलो बच्चों। कहाँ पे बाबू? नहीं नहीं, वो और कंफ्यूजिंग, उसको हटा ही दो। ड्यू केयर तक ही ठीक है। मतलब जो बेस अपना 5 पॉइंट्स का था ना भाई, वही आंसर में छप के आया है। तो मेरे अनुसार ये 4-5 पैराग्राफ का शोकेसिंग करो। सच बता रहे हैं, ये सब करने से फायदा क्या होता है? अगर हम भी तुम लोग का टेस्ट पेपर चेक करें तो हम वो पैराग्राफ्स के हमको जल्दी पॉइंट्स दिख जाता है। तो जब हम पेपर चेक करता है ना, जैसे आजकल हम खुद चेक करना शुरू किया इस बार से, फाउंडेशन का भी मैंने किया था अभी। तो व्हाट आई डू, जो इजी, जो पूरे राइट पेपर्स होते हैं ना, उनको चेक करने में लगता है 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड्स में आई कैन चेक 30 मार्क्स पेपर, क्योंकि पूरे राइट वाले में आंसर दिख जाता, झलक रहा है। वाह, राइट राइट। तकलीफ का होता है जो पेपर 50% राइट होते हैं, 50% करेक्ट होते हैं, वो दे आर बैड पीपल, क्योंकि इसमें हमको मेहनत करना पड़ेगा। बेचारे को मार्क्स कैसे दें? अच्छा आधा लिखा है। एक और बहुत अच्छा लगता है, हाँ हाँ मिला है 30 में 1.5। हाँ मैंने उनको, मतलब हाँ बहुत हॉरिबल, पास नहीं होंगे बेचारे, क्यों ज्वाइन किए हैं। हाँ वो भी मेरे लीक्ड क्वेश्चंस पर, जो पता था कि यही देंगे सर टेस्ट में।
जैसे तुम लोग नहीं पढ़ते थे मेरे से वो ऑफर इनविटेशन टू ऑफर वाला क्वेश्चन डिपार्टमेंटल स्टोर वाला, जो पूरा 6 महीना बार बार रटवाएं, एग्जाम में भी आ गया था शायद। तो वो सब क्वेश्चंस भी अगर बच्चा नहीं लिख पा रहा है, मतलब फिर सीए उसके लिए नहीं है। समझते नहीं, ये लोग ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ और करे। सीए नहीं करने से आदमी खराब थोड़ी हो गया, दुनिया में बहुत कोर्स है। चलिए लंबा सांस, आओ वापस डेफिनेशन में। 5 मिनट और, हाँ ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। आई डोंट टीच मच, आई ऑलवेज टीच, पर छोटे क्लासेस है मेरे, देखिए 15-20 मिनट में खत्म हो जाते हैं। हाँ वो बड़ा क्लास था, वो भूल से गलत लिंक चला गया था पहले। कल 1 घंटा 42 मिनट बस। आओ बच्चों जल्दी से पर्सन के डेफिनेशन में, कॉपी में लिख के आना। हाँ पर्सन हो गया है, सब अच्छे डेफिनेशंस हो ही गए। अब गंदे वाले बच्चे हैं, कोशिश कर रहे हैं सारा ही हो जाए ताकि कुछ भी छूटे नहीं। गंदा भी दे देता है, पर्सन दे दिया था। हम गुड फिट बोला इंपॉर्टेंट है, हम बोला ये इंपॉर्टेंट है इमोरल प्रॉपर्टी, और एग्जाम में आ गया डिफाइन पर्सन 3 मार्क्स। तो यू नेवर नो, दे आर वेरी जालिम। तुम लोग इनकम टैक्स से पर्सन पढ़ लिया क्या?